वेलकम टू माय मैथ्स क्लास। आज हम नया टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफ्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए, टिल 10th यू हैव टेकन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ये जो आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, इनको आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिया था, लेकिन अब हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टर्म्स में देखेंगे। हाउ? ये देखिए, यहाँ पर यूनिट सर्कल आई हैव टेकन, लास्ट आपको लेक्चर में भी आई हैड एक्सप्लेन यू। तो इसमें आपका यूनिट सर्कल रेडियस इसका 1 यूनिट लिया है। यहाँ पर ये पॉइंट 1 0 हो गया, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 1 है, x 0 है, यहाँ -1 0 और यहाँ 0 -1। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन I had explained you how we can write down this x and y। ये भी मैंने बताया था आपको कि हम x y को कैसे लिख सकते हैं, x को cos थीटा, y को sin थीटा, अगर हम यूनिट सर्कल ले रहे हैं इन लास्ट टॉपिक। ठीक है, आपको अगर समझना है यू प्लीज़ वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका है लेक्चर नंबर 2। आप यहाँ पर आ जाइए कि अगर आप देखें ये थीटा आई हैव इंक्रीज्ड, जैसे मैंने थीटा इंक्रीज़ किया, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, तो पहले y की वैल्यू ये थी, y का मतलब है साइन थीटा। जैसे ही थीटा इंक्रीज़ किया आपकी y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो गई, है ना। तो जैसे जैसे हम थीटा इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे y यानी कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है। 0 डिग्री पर ये y की वैल्यू यानी साइन थीटा 0 था, और जब ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, तो ये y कितना हो गया आपके पास 1। तो थीटा हमने यहाँ से इंक्रीज़ करके यहाँ कर दिया, तो ये y कितना आ गया 1। अब देखिए, ग्राफ मैंने लिया है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो f थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब मैं फंक्शन बोल रही हूँ। फंक्शन क्या होता है? जिसमें हम एक इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होता है एंड वी गेट वन आउटपुट। तो ऐसे हम यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट की, ठीक है, साइन थीटा, एंड वी विल गेट दिस साइन थीटा। एक हमारे पास अलग से वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा। ओके, तो अब मैंने एक्स एक्सिस पर ये एंगल्स को लिया है। ऑन एक्स एक्सिस आई हैव टेकन एंगल्स, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो एफ थीटा आएंगी उसको हमने लिया है वाई, तो वाई इज इक्वल टू साइन थीटा यहाँ पर आ गया। अगर मैं इस सम में देखूँ, यहाँ पर देखूँ, ठीक है, एंगल को क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है, तो यहाँ पर मैं थीटा को इन टर्म्स ऑफ एक्स ले रही हूँ यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको एक्स की टर्म्स में एक्स एक्सिस पर लिया है, तो मैं यहाँ पर एफ एक्स लिख दूँगी। है तो यहाँ पर थीटा ही, बट एंगल्स ही हैं, लेकिन हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। दैट्स वाई आई हैव रिटन इट इन दिस फॉर्म, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया। ठीक है, मैंने वही बताया, हमको x हम लेंगे एंगल ही, थीटा ही लेंगे उसको, ठीक है, बट आई हैव टेकन इट ऑन x एक्सिस, दैट्स वाई आई हैव रिटन इट हियर लाइक दिस। तो हम क्या देख रहे हैं कि π/2, मैंने यहाँ पर π/2 ले लिया, ठीक है। अब ये π/2 पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है? जब आपका π/2 है तो साइन की वैल्यू आ रही है, ये देखो साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1, यहाँ पर आ गई। और जब 0 है तो 0 ही है, यहाँ पर तो 0 ही है ये। और अब हम क्या देखें कि यहाँ से जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक, अगर मैं तो आपको दोबारा यहाँ पर एक और दिखाने की कोशिश करूँ, तो देखो पहले थीटा इतना था तो y इतना है, क्योंकि y ही हमारा साइन थीटा है यहाँ पर। फिर हमने थीटा को बढ़ा दिया, y की वैल्यू बढ़ गई, फिर और थीटा को बढ़ा दिया, ये ऐसे, तो y की वैल्यू और बढ़ गई, 90 करते 1 हो गई, है ना, यही हुआ। तो अब इसका मतलब ये इंक्रीज़ होती जा रही है, जैसे जैसे हम यहाँ पर थीटास की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये y की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, और ये π/2 पर आके 1 हो गई। ओके, उसके बाद देखते हैं पाई पर फिर क्या होता है। फिर हमने क्या किया, थीटा की वैल्यू और बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, यहाँ से हम इधर आ गए, ठीक है, ये। तो अब y की वैल्यू ये है, थीटा की वैल्यू और बढ़ा दी आपने, यहाँ आ गया, इधर आ गया, तो y की वैल्यू और छोटी होगी। तो जैसे जैसे हम 90 डिग्री के बाद थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, y की वैल्यू यानी कि साइन थीटा की वैल्यू इट कीप ऑन डिक्रीजिंग,
और जैसे ही ये 180 यानी पाई 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियंस पर पहुंचेगा तो थीटा ये जो आपका वाई है, वाई जो है वो कितना हो गया 0, वाई कितना हो गया 0, यानी कि साइन थीटा 0 हो गया। तो चलिए इसका मतलब हमने देखा पाई के बाद जैसे पाई बाय 2 के बाद एज द वैल्यूज ऑफ थीटाज आर इंक्रीजिंग, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज स्टार्टेड टू डिक्रीज और पाई पर जाके वो हो गया 0। ठीक है, अब आ जाइए आप थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमने एंगल और इंक्रीज कर दिया, चलो जी एंगल और इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और इंक्रीज किया तो y रहा ये अभी, फिर हमने और इंक्रीज किया इसको, y को और इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर y की वैल्यू ये आई, ये वर्टिकल, लेकिन अब नेगेटिव हो गई है, ये देखो ऊपर y पॉजिटिव था पहले, ये y पॉजिटिव था, अब y देखो नेगेटिव होता जा रहा है ना, y आपका नेगेटिव होता जा रहा है। अब आपने और बढ़ाया इसको, एंगल को और बढ़ाया यहाँ तक, फिर उसके बाद y और बढ़ गया, ऐसे करते 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 करते, लेकिन इन द किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव में, जब y नेगेटिव है और पाई बाय 2 जब ये आपका पाई के बाद यहाँ पर ये क्या होता है, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है 2 पाई बाय 2 यानी पाई, और ये 3 पाई बाय 2 पर पहुँचा, उस टाइम पर आपके साइन थीटा की वैल्यू आ गई -1, यानी कि यहाँ पर आपके पास है 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 पर आपकी वैल्यू आ गई -1, ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, क्योंकि इंक्रीज कर रहा था। चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में चलो एंगल हमने 0 से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचा दिया, तो हमारा y था जी ये, और बढ़ा दिया एंगल को, तो y एंगल बढ़ाते ही डिक्रीज होना शुरू हो गया, ये देख लो y की वैल्यू डिक्रीज, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि अब जब हम यहाँ पर 2 पाई पर पहुँचेंगे, 2 पाई पर पहुँचेंगे तो y कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ 2 पाई पर पहुँचते पहुँचते ये 0 हो गया। ठीक है जी, आई बात समझ आपको? ये बिल्कुल, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही दोबारा से 2 पाई के बाद फिर ये आपका 4 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, ये तो चलता जा रहा है, तो बिल्कुल इसी तरीके से ये रिपीट होता रहेगा, इसीलिए इसको पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, उनमें ये साइकिल रिपीट होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शंस। तो अब ये फंक्शन बिल्कुल इसी तरीके से ये ऐसे ही चलता रहेगा, जाएगा कहाँ पर, ये ऐसे ही आपका फिर दोबारा से आएगा, मैक्सिमम यहाँ पर 1 आएगा, पाई बाय 2 के डिफरेंस पर आ रहा है, आप देख लो, तो 2 पाई यानी 4 पाई बाय 2 में फिर पाई बाय 2 आप ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पर 5 पाई बाय 2 आ जाएगा, फिर 6 पाई बाय 2 पर आप यहाँ पहुँच जाओगे। इस तरीके से ये इट विल कीप ऑन मूविंग, ऐसे ही इधर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे बन गया भाई, यहाँ पर ये -π/2 है, ये देखिए अगर मैं यहाँ से लूँ तो ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूँगी तो क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव है, तो आप ये देखिए यहाँ पर आपका y इतना था, जैसे ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि नेगेटिव एंगल आपने बढ़ाया तो y की वैल्यू क्या होती जा रही है, नेगेटिव में है, नीचे है ना y, ये देखो ये नीचे है, नेगेटिव है, लेकिन इट इज़ इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, और यहाँ पर आपकी -1 होगी -π/2 पर, क्योंकि अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे तो ये एंगल -π/2 है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -π/2 पर ये 1 आ गया, इसको नीचे तक लेके जाते हैं, -π/2 पर ये 1 शो कर रहा है इसको, है ना, और फिर उसके बाद -π/2 के बाद आपने और बढ़ाया इसको, तो यहाँ पर अभी y की वैल्यू ये है, फिर और इंक्रीज़ किया, y की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, और y को डिक्रीज़ करोगे y की वैल्यू और डिक्रीज़ होती चली जाएगी, यानी कि इसके बाद ये यहाँ पर डिक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इसी तरीके का ये एक पीरियोडिक फंक्शन आपका इधर से स्विंग करता हुआ -1 और 1 के बीच में स्विंग करता हुआ ये y = sin x ग्राफ बन गया। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर 0 पर 0 है, π/2 पर 1 है, और ये -1 और 1 के बीच में स्विंग कर रहा है। अगर हम डोमेन इसकी बोले, इसका डोमेन क्या है, फंक्शन का ग्राफ तो मैंने बता दिया आपको,
y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब इसका डोमेन का मतलब होता है क्या वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ ये मतलब ये अनडिफाइंड नाउ फंक्शन है, तो हमने देखा हम तो सारे एंगल्स पुट कर रहे हैं एक्स में, एंड वी आर गेटिंग डिफाइंड वैल्यू बिटवीन -1 और 1 के बीच में हमारी y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम डोमेन इसका बोलेंगे कि इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स, या जिसको हम बोलते हैं -∞ से इन्फिनिटी तक आप x की कोई भी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। अब रेंज क्या आया इसका, अगर हम रेंज की वैल्यू करें यानी आंसर क्या आ रहा है, हमेशा आप देखो -1 से 1 के बीच में कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ये -1 और 1 के बीच में ही हमेशा स्विंग करता जा रहा है, y की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही स्विंग कर रही है। तो रेंज हो गई इसकी -1 to 1, ठीक है जी। तो इसको हम बोलेंगे जो आपका साइन x है वो आपका उस -1 to 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ था और ये डोमेन रेंज। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। अब cos x के बारे में देखते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट फंक्शन है आपका cos थीटा, इसका ग्राफ लेते हैं। तो इसमें जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो इसमें हम देखेंगे व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द cos थीटा, हाउ डज़ इट चेंजेस, ठीक है। तो अब हम ना इसमें ये देखिए कि यहाँ पर cos थीटा है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट, ये सॉरी यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है x को, ठीक है। cos थीटा x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमें देखना है कि ये जो x है एक्चुअली ये x होता है, इसका प्रोजेक्शन इसका होता है यहाँ पर, जिसको हम x पर यहाँ पर ले रहे हैं। तो कैसे ये आपका प्रोजेक्शन का लेंथ जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है व्हेन वी आर इंक्रीजिंग दिस थीटा। ये देखो जब थीटा ये था तो x की वैल्यू यहाँ पर ये है, यानी cos थीटा अभी इतना मान लीजिए। एज वी इंक्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो x क्या हो रहा है आप देख रहे हो, आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपका जो x है वो अब क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक बन गया। डॉटेड लाइन के लिए मैंने ये लिया है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के लिए ये x हो गया। यानी अब क्लियर हो गया कि जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज़ कर रहा है x की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, यानी cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। और 0 पर क्या थी, 0 डिग्री पर क्या थी, 0 डिग्री पर cos थीटा 1 था। 0 डिग्री पर cos थीटा कितना है, 1 है। और 90 डिग्री पर जब आप इंक्रीज़ करते करते एंगल 90 डिग्री पर पहुंच जाते हो तो cos थीटा कितना है, 0 है। चलिए हम इसको पहले तो ये देखें, क्योंकि अब मैं जो एंगल्स लेने वाली हूँ आई एम गोइंग टू टेक ऑन x एक्सिस, तो मैं इसको f ऑफ x लिखूँगी, f ऑफ x, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो ग्राफ में मुझे मिलेंगी वो मुझे यहाँ पर y एक्सिस पर मिलेंगी। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया मेरा फंक्शन, y इज इक्वल टू cos x हो गया, ठीक है। अब मैं जो एंगल्स हैं आई एम टेकिंग ऑन x एक्सिस, तो पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर π/2। तो आप देखिए 0 पर जब एंगल 0 था तो cos थीटा की वैल्यू 1 है, एंगल 0 ये 1 है यहाँ पर और ये है -1। 0 पर cos थीटा की वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद आपकी वैल्यू जब एंगल 90 डिग्री हो गया तो cos थीटा, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज़ 0, यानी कि 90 डिग्री पर cos थीटा हो गया 0। और इसके बीच में 0 और 90 के बीच में हमने देखा कि एज वी आर इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा वैसे वैसे x की वैल्यू डिक्रीज 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 होती जा रही है। तो ये x की वैल्यू जो है यहाँ जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं, यानी थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ये ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है। फिर उसके बाद आपने और उसके बाद एंगल बढ़ा दिया, आप इधर आ गए, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर ये है, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑन हेयर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है आपकी, इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो आप वही आपका cos थीटा होता है x, ठीक है। वो आपका यहाँ पर अभी इतना है, जैसे आपने एंगल और बढ़ाया क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है आपका वो यहाँ पर आ गया, बढ़ गया। लेकिन एक चीज़ नोटिस की, ये प्रोजेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि x यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि हम cos थीटा के लिए x
एक्स एक्सिस की प्रोजेक्शन को देख रहे हैं, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव था, ठीक है, एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव था, यानी हमारी प्रोजेक्शन ऊपर थी। लेकिन जैसे ही हमने एंगल बढ़ाया और ये एंगल को बढ़ाया, हमारी जो एक्स एक्सिस की प्रोजेक्शन थी वो नेगेटिव में चली गई, क्योंकि ये जो वाई हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्शन को। पहले प्रोजेक्शन पॉजिटिव थी, अब प्रोजेक्शन नेगेटिव आनी शुरू हो गई, और पाई पर आकर जब पाई पर पहुंच गया एंगल तो -1 पर पहुंच गई है। देखो, तो पाई पर जब हम पहुंचे, यहाँ पाई पर आपकी प्रोजेक्शन -1 पहुंच गई। ये पहले क्या हो रहा था, देखो प्रोजेक्शन इस एंगल पर इतनी थी, फिर और बढ़ गई, ठीक है, और -1, 0 से बढ़ती 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 -1 पर आ गई। फिर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जैसे ही आपने यहाँ लिया, अभी ये है प्रोजेक्शन, फिर आप इधर आ जाइए और ये देखिए, तो है तो प्रोजेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही, यानी प्रोजेक्शन आपकी नेगेटिव ही आ रही है, प्रोजेक्शन नेगेटिव ही आ रही है। लेकिन अब उसकी वैल्यू जो है, जैसे ही आपने एंगल बढ़ाया, पहले इतनी थी, एंगल बढ़ाते ही इसके लिए इतनी है, यानी कम होती चली गई, और जैसे 3π/2 पर पहुंचे आप, आपकी प्रोजेक्शन 0 हो गई। ये देखिए, ये 0, क्योंकि x cos थीटा है वो 0 बन गया। कहाँ? आपका 3π/2 पर 0 आ गया, कम होती होती 0 पर आ गई। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आए, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, यहाँ पर आपने देखा आपकी एक्स एक्सिस की प्रोजेक्शन ये है, यहाँ से यहाँ, लेकिन अब पॉजिटिव में चली गई। देख रहे हो ना, एक्स पॉजिटिव आ गया, तो एक्स की प्रोजेक्शन पॉजिटिव साइड चली गई, और एंगल बढ़ाया आपने, एक्स और पॉजिटिव चला गया इधर, लेकिन बढ़ के इंक्रीज होके है एक्स पॉजिटिव में, तो आपका 2π तक अगर हम देखें, और मैक्सिमम फिर ये दोबारा से यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 1 पर पहुँच गए, यहाँ पहुँचते पहुँचते ये 1 पर पहुँच गए, ठीक है। ये तो इसके लिए था। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में देखें, इसका नेगेटिव एंगल देखें बेटा, तो क्या होगा, अब क्लॉकवाइज में चलना पड़ेगा। क्लॉकवाइज में अगर चलते हो तो ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा, तो एक्स की प्रोजेक्शन ये है आपकी, फिर आपने एंगल नेगेटिव में और बढ़ाया तो एक्स की प्रोजेक्शन कम हो गई, क्योंकि एक्स की प्रोजेक्शन ये, लेकिन पॉजिटिव में, पॉजिटिव एक्स में है प्रोजेक्शन, यानी प्रोजेक्शन पॉजिटिव है, आपकी प्रोजेक्शन पॉजिटिव है। तो आप नेगेटिव में एंगल अगर -π/2 पर चले गए तो, ठीक है, यहाँ पर 1 0, तो जैसे ही आप नेगेटिव में जा रहे हो, आपकी प्रोजेक्शन जो है वो कम होती चली जा रही है, लेकिन है पॉजिटिव में। देखो, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस ही cos थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो प्रोजेक्शन आपकी पॉजिटिव ही है, लेकिन वो कम होती जा रही है। -π/2 तक पहुँचते पहुँचते वो 0 पहुँच गई। ये देखो, -π/2, ये -π/2 है, और यहाँ पर आपकी प्रोजेक्शन यानी एक्स की जो प्रोजेक्शन है वो 0 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से इधर फिर ये ग्राफ आप देखिए ऐसे ही बनेगा, ये आपका -π। अब आप बढ़ाते बढ़ाते एंगल इधर चलिए, ये आपके पास x अब नेगेटिव में चला गया, ये देखो x नेगेटिव में चला गया, और जैसे आपने और एंगल बढ़ाया, आपका प्रोजेक्शन कम होता चला गया, और सॉरी, पहले x इतना था, x देखना है ना, हमने x देखना है, तो है नेगेटिव में, और इधर ही नेगेटिव में अब और बढ़ गया, और बढ़ के फिर लास्ट में जब आप पाई पर पहुंच गए -1 हो गया। तो ये अभी नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में बढ़ते 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 ऐसे जाके ये यहाँ पर ऐसे हो गया, -1 पर पहुँच गया, फिर ये यहाँ से फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो बिल्कुल साइन जैसा ही ग्राफ है, cos x का sin x जैसा ही ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर ये है फ़र्क कि यहाँ 0 पर 1 है, वहाँ 0 पर 0 था, वो ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है। अब ये हम इसका डोमेन क्या लिखें, डोमेन क्या हो गया इस फंक्शन का, क्योंकि x की हर वैल्यू के लिए, x के यानी कि कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, ये वेल डिफाइंड है, कहीं ग्राफ इन्फिनिटी पर आपका नहीं जा रहा, आपका एक्स एक्सिस कुछ भी ले सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर्स, या जिसको हम बोलते हैं -∞ से +∞ तक कहीं भी ग्राफ बना रहे हैं आप, लेकिन आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा, आंसर किसके बीच में आ रहा है, -1 और 1 के बीच में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम -∞ से +∞ में कुछ भी x की वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, हमारा आंसर जो है वो
डिफाइंड है 1 to -1 के बीच में। तो रेंज होती है जो आंसर आया कहाँ से कहाँ तक के बीच में आ रहा है। आप देखो ये -1 और 1 के बीच में ये ग्राफ बन रहा है, तो हमारे सारे आंसर्स -1 और 1 के बीच में ही आ रहे हैं। तो एक तरीके से हम cos x जो है वो बोल सकते हैं कि वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली रिजल्ट, ठीक है, इसको याद रखना है आपने। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ y = 10x। 10x के लिए हमें पता है कि 10x = sin x / cos x होता है। मैंने दोनों ग्राफ बनाए हैं, y = sin x का जो भी हमने सीखा है वो भी बनाया, और y = cos x का भी ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है। अब एक चीज़ देखो, जैसे जैसे x की वैल्यू 0 से π/2 में चेक कर रही हूँ मैं, 0 से π/2 के बीच में सिर्फ चेक कर रही हूँ, इधर भी 0 से π/2, यहाँ से यहाँ तक के लिए, इधर भी और इधर भी। तो आप देखो 0 से π/2 तक में ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ कर रहा है, और 0 से π/2 में ये आपका क्या कर रहा है, cos x वाला ग्राफ डिक्रीज़ कर रहा है। अब ध्यान से समझो कॉन्सेप्ट। आपके पास ये पहले 5 है और ये सपोज करो 2 है, ठीक है। वैसे मतलब sin x तो 5 हो नहीं सकता, मैं वैसे ही कोई एग्जांपल लेके फ्रैक्शंस का बता रही हूँ। अब ये इंक्रीज़ कर गया तो ये हो गया 7 और ये हो गया 1, ठीक है। तो 5/2 तो होता है 2.5 और 7/1 होता है 7। यानी कि बात क्या हुई कि जैसे ही हमें ये भी पता है कि डिनोमिनेटर जैसे जैसे डिक्रीज़ होता है पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज़ होती है, अप होती है, और जैसे जैसे न्यूमरेटर इंक्रीज़ होता है तब भी पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू अप होती है। तो अब तो दोनों ही हमारे जो फैक्टर्स हैं वो क्या करने का काम कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, जब आपका न्यूमरेटर इंक्रीज़ होता है वैल्यू अप होती है, जैसे ही डिनोमिनेटर डिक्रीज़ होता है वैल्यू अप होती है। यानी कि ये भी वैल्यू अप करने का काम कर रहा है, ये भी वैल्यू अप करने का काम कर रहा है टोटल। तो 0 से π/2 में ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिलके इसको अप कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब ये देखो कैसे इंक्रीज़, 0 और 0 पर चेक कर लेते हैं। शुरुआत 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो साइन 0 पर 0 है, ये देखो 0, हम 0 डिग्री पर ले रहे हैं। उसके बाद या 0 रेडियन बोलो, कॉस 0 पर 1 है तो 0.10, यानी कि जब 0 रेडियन होगा तो आंसर tan का 0 होगा, ओके। अब अगर हम मैक्सिमम कहाँ तक जा रहे हैं, π/2 तक, तो साइन π/2 कितना होता है भाई, 1 होता है। साइन π/2 पर 1 है, लेकिन cos π/2 पर 0 है, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो अब यहाँ पर ये तो नॉट डिफाइंड हो गया पूरा, ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, जिसको हम बोल देते हैं अभी इन्फिनिटी चला गया ये तो, है ना। अब एक चीज़, एक बात और समझो कि जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ये डिक्रीज़ हो रही है, तो tan की वैल्यू हमने बोला कि वो इंक्रीज़ होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे 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 ये 0 की तरफ बढ़ रहा है कॉस, जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, tan x की वैल्यू शूट करती जा रही है। तो ये यहाँ पर आया, ये π/2 पर अनडिफाइंड हो गया, लेकिन π/2 पर अनडिफाइंड हो गया। 0 पर हमारा 0 था, 0 पर हमारा 0 था, और उसके बाद इसने शूट करना चालू किया, और ये आपका π/2 पर नॉट डिफाइंड है, हमें पता नहीं है वो, दैट इज़ अनडिफाइंड। चलिए अब हम जरा नेगेटिव साइड भी ले लेते हैं, इधर भी आ जाते हैं। आप इधर देखिए, जैसे जैसे आपकी ये वैल्यू -π/2 की तरफ बढ़ी, साइन की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के साथ। अगर हम उधर चले गए, ये डिग्री देखो इंक्रीज़ कर रही है ना, ये वैल्यू नीचे जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन नेगेटिव एंगल के, क्योंकि y नेगेटिव है तो नेगेटिव इंक्रीजिंग बढ़ तो रहा है, जैसे कि -5, -1/2, -3/2, ऐसे ऊपर 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 बढ़ता जा रहा है नेगेटिव साइन के साथ। और कॉस अगर हम यहाँ से यहाँ देखें तो वो डिक्रीज़ कर रहा है, वो डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन उसका y का ये जो अगर हम प्रोजेक्शन देखें, ये क्या है, ये पॉजिटिव में है ना, इधर तो y नेगेटिव था, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में ही है, लेकिन डिक्रीज़ कर रहा है। तो अल्टीमेटली नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आ गया, tan के लिए तो नेगेटिव आ गया,
लेकिन ये ऊपर वाला इंक्रीज कर रहा है और नीचे डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली अगर सिर्फ वैल्यू को चेक करोगे तो वैल्यू तो शूट हो रही है, लेकिन नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, इसलिए शूट तो हो रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में वो शूट हो रही है। तो और π/2 पर क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है कॉस, तो वहाँ पर हम शो नहीं कर सकते। हाँ, शूट होती जा रही है, जैसे जैसे कॉस की वैल्यू कम होती जा रही है वैसे वैसे ही। ठीक है, अब उसके बाद दोबारा आ जाते हैं पाई। अब उसके बाद यहाँ छोड़िए, इस इंटरवल में देखिए, π/2 से पाई में देखिए, π/2 से, चलिए पाई में देख लेते हैं, π/2 से पाई में y ने डिक्रीज किया, लेकिन पॉजिटिव, y पॉजिटिव ही है लेकिन डिक्रीज किया साइन में, और π/2 से पाई में अब इसने यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, देखो ये वैल्यू इसकी इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है y की, लेकिन ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव में डिक्रीज हो रही है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो अब क्या करें, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या जाएगा, अप जाएगा। देखो मैं इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले सपोज करो 2 था और यहाँ था 4, 2/4 का मतलब 1/2, ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज होके हो गया 1, ये डिक्रीज हो गया क्योंकि ये डिक्रीज लिखा है ना यहाँ पर, नहीं ये तो इंक्रीज कर रहा था, सॉरी ये इंक्रीज कर रहा है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाँ ये 1/2, अब ये डिक्रीज हो गया, ये हो गया 1, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है। हाँ वो बात अलग है कि वो नेगेटिव के साथ कर रहे हैं, इसलिए हमने साइन वो अलग डिसाइड कर लिया। ये हो गया आपका 5, तो आ गया ये 0.2 और ये 0.5। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, ये आपकी वैल्यू जब ये आपके पास आप x की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं, x की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज कर रहे हैं, और कॉस इसमें sin x के लिए, और cos x की वैल्यू आप जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हो और sin x की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो, cos x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, sin x को डिक्रीज cos x को इंक्रीज, sin x को डिक्रीज किया cos x को इंक्रीज किया, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर गई। ओवरऑल वैल्यू क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर वैल्यू हमारी डिक्रीज कर रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन क्या, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये नेगेटिव में, और पाई पर क्या फिर आया, पाई पर अगर हम देखें, पाई पर साइन पाई कितना है 0, कॉस पाई कितना है -1, कॉस पाई पर -1 है, तो ये आ गया आपका 0, यानी कि ये आपकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, और पाई पर आके 0 हो गई यहाँ पर। फिर ऐसे ही पाई से 3π/2 पर देखते हैं। पाई से 3π/2 पर अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पर देखो, पाई से 3π/2 साइन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। और कॉस को पाई से 3π/2 तक देखो तो वो आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वो भी नेगेटिव में ही है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव। ये वैल्यू बढ़ना, न्यूमरेटर का बढ़ना यानी इसका शूट होना, और ये भी इसका डिक्रीज होना तब भी शूट होना, तो ये ओवरऑल इंक्रीज कर गया पॉजिटिव, यानी कि ये डिक्रीज कर गया। और यहाँ पर नॉट डिफाइंड आएगा क्योंकि cos π/2 पर 0 आ गया, डिनोमिनेटर 0, तो ये आपका ऐसे बनेगा ग्राफ। इधर भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर भी, क्योंकि जहाँ पाई हो जाएगा, देखो पाई पर 0 आया, 0 पर 0 आया, तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर भी ये 0 ही होगा, एक ऐसे ही ग्राफ बनेगा इसका, और यहाँ पर 3π/2 पर ऐसे। तो ये हमें एक सिमेट्रिकल सा इस तरीके से ग्राफ दिख रहा है। तो अगर मैं इसका डोमेन देखूँ, डोमेन में अब वो वैल्यूज़ जहाँ पर ये अनडिफाइंड आ रहा है वो तो हमें नहीं लेनी, वो वैल्यूज़ x की नहीं पुट करनी। तो कहाँ कहाँ ये अनडिफाइंड आ रहा है, मैंने देखा यहाँ पर जो मैंने ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ की हैं वहाँ ये अनडिफाइंड आया, -3π/2 पर, -π/2 पर, π/2 पर, 3π/2 पर ये अनडिफाइंड है, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर ये अनडिफाइंड है। तो हम बोलेंगे डोमेन में ऑल रियल नंबर्स, बस माइनस कर दीजिए 2n+1 π/2, R में से ये आपको माइनस करना पड़ेगा।
हाँ जी, अगर आप इसका रेंज देखेंगे तो रेंज है कि आपकी y की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक आ रही है। तो देखो y की वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक जा रही हो आप, -∞ से +∞, तो आपका ये आ गया -∞ से +∞, या फिर इसको बोल लीजिए आप ऑल रियल नंबर्स R, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, ये आपकी रेंज होगी। तो इस तरीके से ये 10x का ग्राफ ये होता है। अब हम cot x का ग्राफ करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब cot x जो है वो cos x अपॉन sin x होता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल वैसे ही ग्राफ है जैसे tan x का है, ठीक है, लेकिन बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये अनडिफाइंड होगा जहाँ जहाँ आपका sin x क्या है वो 0 होता है। sin x हमें पता है 0 n पाई पर होता है, यानी कि जहाँ भी आपके मल्टीपल्स ऑफ पाई होंगे, यानी 1 पाई पर, -1 पाई, 2 पाई, -2 पाई, 3 पाई, -3 पाई पर ये क्या होगा, आपका 0 होगा। तो जहाँ जहाँ ये 0 है वहाँ वहाँ cot x अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। और ये 0 कहाँ होगा, जहाँ पर cos 0 है। cos 0 कहाँ होता है, जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हैं, तो ऑड मल्टीपल यानी π/2 पर 0, तो ये भी 0 हो गया वहाँ पर, 3π/2 पर ये भी 0 हो गया वहाँ, और -π/2 -3π/2, और जहाँ अनडिफाइंड है वो हम नहीं। बिल्कुल अगर आपको ये समझना है तो ये लगा लीजिए, बिल्कुल cot x जो है वो 10x के ग्राफ जैसा ही है। तो आप इसको अपने आप समझ सकते हैं। डोमेन जो अब इसमें है कि हम सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ अनडिफाइंड हो रहा है, अनडिफाइंड ये पाई पर हो रहा है, -π पर हो रहा है, -2 पाई पर हो रहा है, तो हमें वो वैल्यूज़ नहीं लेनी। तो इसका जो डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स -n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। रेंज होता है कि हमारी y की वैल्यूज़ क्या आ रही है, वो देखो -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी आ सकती है। तो आपकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स है, यानी cot x और tan x दोनों में ही रेंज आपकी ऑल रियल नंबर्स है। और डोमेन दोनों का आप समझ लीजिए कि इसके रेशो के ऊपर यहाँ डिपेंड करता है, जहाँ ये डिनोमिनेटर 0 होगा वो एक्सक्लूड करनी है बस वैल्यू आपने, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आ जाइए आप y = cosec x, वो किसका रेसिप्रोकल है, y दैट इज इक्वल टू 1/sin x, sin x का रेसिप्रोकल है। अब देखिए पहली बात तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करती हूँ तो cos x नॉट डिफाइंड है, 0 पर नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ये sin x 0 होने वाला है, यानी कि 0 पर, पाई पर, तो मैं पहले इनको ना अलग कर दूँ, पाई 2 पाई, क्योंकि मुझे पता है साइन आपका 1 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई, इन सब पर आपका जो sin x है वो आपका 0 होगा, इसलिए इन सब वैल्यूज़ पर आपका cosec x अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप sin x की वैल्यू बढ़ाते हो 0 से π/2 में, ठीक है, तो साइन का अगर ग्राफ याद करो तो ऐसे है, यहाँ से 0 से π/2 में जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ाओगे, ठीक है, साइन की ये x की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे हम 0 से π/2 में, पहले 0 पर तो इन्फिनिटी है, ये 0 पर तो इन्फिनिटी हो गया ना, 0 पर तो नॉट डिफाइंड, यानी कहीं ऊपर ही हैं हम, और उसके बाद पहले वैल्यू छोटी थी, x की वैल्यू छोटी थी, ये भी ये, फिर x की वैल्यू बढ़ी, आपका x की वैल्यू बढ़ी, y की वैल्यू भी बढ़ गई। मैं इसको दिखाती हूँ, पहले 1/सपोज करो 2 था, फिर 1/3 हो गया, सॉरी इसको एक्चुअली हम लेंगे 1/2, 1 से तो छोटा ही लेना है ना, x को 1 से छोटा लेना है, 1/3, फिर 1/2, फिर 1/1, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते, पहले छोटी वैल्यू थी 1/3, फिर बड़ी थी, फिर बड़ी थी, तो हमारा ये जो sin x है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जैसे जैसे sin x ये इंक्रीज़ होता जाएगा, जो पहले इन्फिनिटी पर वैल्यू थी, डिनोमिनेटर जैसे जैसे इंक्रीज़ करोगे, ये देखो ये डिनोमिनेटर को जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते जाओगे वैसे वैसे इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होती चली जाएगी, जो पहले इन्फिनिटी पर है, क्योंकि 0 पर इन्फिनिटी पर है, और वो डिक्रीज़ होती होती लास्ट में π/2 पर 1 होती है, तो ये यहाँ पर 1 पर पहुँच गई। अब π/2 के बाद का अगर ग्राफ देखो तो आपके x की वैल्यू जो है पॉजिटिव में ही, देखो है पॉजिटिव में ही है, लेकिन अब जैसे ही आपने π/2 से पाई में आपने एंटर किया, है तो पॉजिटिव, लेकिन वो डिक्रीज़ करनी शुरू हो गई, यानी ये डिक्रीज़ करना शुरू हो गया। डिनोमिनेटर जैसे 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 डिक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे फ्रैक्शन इंक्रीज़ होता चला जाएगा, और पाई पर इन्फिनिटी ये चला गया, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर,
3π/2 तक। यहाँ 0 से 3π/2 देखो ये इंक्रीज कर रही है, लेकिन नेगेटिव के साथ इंक्रीज कर रही है। तो अब ये नेगेटिव के साथ इंक्रीज कर रही है, नेगेटिव के साथ ये कर तो इंक्रीज कर रही है। देखो ये y की वैल्यू नीचे बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसलिए माइनस लगाया। तो आंसर नेगेटिव, ये जैसे ही इंक्रीज किया आपका, तो आपका ये क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे होगा, ये आपकी वैल्यू ऐसे नेगेटिव में, ये इस तरीके से। और जब यहाँ पर आपके पास क्या है, 3π/2 पर -1 है, 3π/2 पर -1 आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर 3π/2 पर ये -1, ये डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, यहाँ -1 है। और फिर उसके बाद फिर क्योंकि ये वैल्यू अब क्या होगी, डिक्रीज़ करनी शुरू होगी। जैसे ये डिक्रीज़ करेगा तो ये टोटल इंक्रीज़ करना फिर शुरू हो जाएगा, फिर ये इंक्रीज़, लेकिन विद नेगेटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव में ही है, विद नेगेटिव ये इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर ऐसे ही यहाँ पर, ये कप्स शेप में बनेगा इस तरीके से। ये इधर है, ये ऐसे, ये इधर। अगर मैं इसका डोमेन रेंज देखूँ तो आप देखो, आप जहाँ अनडिफाइंड है वो वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते, बाकी सब में तो ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो आप लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स, बस जहाँ जहाँ ये आपका अनडिफाइंड हुआ, कहाँ कहाँ अनडिफाइंड हुआ, पाई पर, 2π पर, 3π पर, तो -n हो गया, ठीक है। n बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स। और रेंज क्या है आपने देखा, रेंज -∞ से लेकर +∞ तक आ रही है, लेकिन यहाँ कोई ग्राफ नहीं बन रहा बीच में। कहाँ, -1 से 1 तक के बीच में कोई y की वैल्यू नहीं आ रही आपकी, नहीं आ रही ना। तो हम लिखेंगे ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। हाँ, क्योंकि -1 और 1 तो आया था ना आपका, इसलिए हमने ओपन ब्रैकेट लिया है, ओके। ऑल रियल नंबर्स में से सिर्फ -1 से 1 के बीच में आपने माइनस कर दिया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ से लेकर -1 तक, -1 इंक्लूडेड है, -∞ से लेकर -1 तक गए, फिर यूनियन, फिर 1 से लेकर ∞ तक आ रहे हैं। या तो ये लिखिए, चाहे आप ये लिखिए, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए y = secant x दैट इज इक्वल टू 1/cos x। इसमें बिल्कुल वैसे ही आपका जैसे sin x, उसमें आपने cos x में किया था, रेसिप्रोकल ऑफ sin x था। जहाँ जहाँ आपका cos x 0 होगा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। cos x 0 π/2 पर 3π/2 -π/2 ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर ये आपका इन्फिनिटी जाएगा बिल्कुल। अब आप इसका जो ग्राफ बनेगा, आपको पता है कि जो कॉस का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें, 0 पर ये 1 है, 0 पर ये 1 है, तो 0 पर ये 1 है, जब आपने x को 0 रखोगे 1/1 ये यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू कर गया, ये डिक्रीज़ लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, 0 से π/2 डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो पॉजिटिव इंक्रीज़ हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब आप इधर वाले ग्राफ में आ जाइए, इधर देखिए 0 से π/2 में ये डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन है पॉजिटिव नहीं, डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन है पॉजिटिव में, सेम ये वाला आ गया, तो इसका मतलब ऐसे हो गया, ठीक। अब इसके बाद आप आ जाइए यहाँ π/2 से पाई में, π/2 से अगर पाई में देखिए आप इसको, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ तो कर रहा है। देखो ये y की वैल्यू इंक्रीज़ तो कर रही है ना, इंक्रीज़ करती जा रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये इंक्रीज़ कर रही है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन अब ये माइनस की वजह से माइनस आ गया। और जैसे ही डिनोमिनेटर इंक्रीज़ करता है तो हमारा ये फ्रैक्शन क्या कर जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज़ करेगा। ये कहाँ पर, आपका π/2 से लेकर पाई में, π/2 से लेकर पाई में ये डिक्रीज़ कर रहा है, π/2 से लेके पाई में डिक्रीज़ कर रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये देखो डिक्रीज़ करना शुरू किया और मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, ये देखो पाई पर क्या है, cos पाई होता है। अगर हम cos पाई की वैल्यू करें, cos पाई होती है -1, तो -1 पर पहुँचेगा, तो पाई पर ये -1 पर पहुँचेगा और डिक्रीज़ करता जाएगा। ये देखो y की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है नेगेटिव में, और उसके बाद फिर ये
कॉस की वैल्यू ने डिक्रीज करना शुरू किया, कॉस की वैल्यू ने डिक्रीज करना शुरू किया, लेकिन है वो नेगेटिव में, है वो नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव में इंक्रीज हो गया, ओवरऑल नेगेटिव में। अब ये देखो, ओवरऑल नेगेटिव में ये इंक्रीज, नीचे जाना इंक्रीज करती जाएगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये भी वैसे ही कप्स बन रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर ऊपर है तो एक इधर नीचे बनेगा। तो आपने ये यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर भी -1 और 1 के बीच में हमारे पास y की कोई वैल्यू नहीं आ रही। ठीक, तो हम पहले तो डोमेन जहाँ जहाँ ये अनडिफाइंड है, यानी जहाँ पर भी cos 0 है, दैट इज़ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, वहाँ पर ये अनडिफाइंड है, उसको माइनस कर दो, r - 2n+1 π/2, क्योंकि यहाँ पर आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। रेंज जो है आपकी -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर वो +∞ तक जा रहा है, नीचे -∞ तक जा रहा है। तो ये r में से रियल नंबर, सारे रियल नंबर हो सकते हैं आपकी रेंज में, यानी आंसर, लेकिन -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है जी, तो आपका डोमेन रेंज ये हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने ग्राफ्स बनाए आज सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, और सभी फंक्शंस का डोमेन रेंज भी सीखा, जो कि यहाँ पर है अवेलेबल। आप इस टेबल को अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, और वैसे अगर आप ग्राफ रहेंगे माइंड में तो आपको याद भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, अपने आप माइंड में आ जाएगा।